नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतापुर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो डरावनी स्टोरी लेकर आया हूँ, वो सिर्फ मेरे साथ ही घटी किसी डरावनी घटना की स्टोरी नहीं है, बल्कि वो मेरे जैसे ना जाने कितने ही लोगों के साथ हुई एक भयानक और कभी ना भूले जाने वाली घटना की कहानी है। दरअसल वैसे तो उस घटना को पूरे 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरे जहन से उसका खौफ आज तक भी नहीं निकला है। जब मेरे साथ वो भयानक घटना हुई थी, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। उस टाइम पर मैं बिल्कुल आम नौजवानों की तरह सपने देखने वाला इंसान था। मेरी दुनिया थी, मेरा परिवार, मेरी जमीन जायदाद और आने वाला भविष्य। हमारा घर कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी कोठी थी, लाल ईंटों से बनी कोठी जिसके सामने बड़ा सा आंगन और पीछे बगीचा था। छत पर काली सी टाइलें और दरवाजे लकड़ी के थे। ये मकान मेरे दादा के जमाने से चला आ रहा था। मोहल्ले में हमारा घर दूर से ही पहचान में आ जाता था, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। घर के सामने गली से हर दिन बच्चे खेलते हुए निकलते थे और शाम को औरतें चौखट पर बैठकर बातें करती। हमारा परिवार उस गली में एकदम अलग नजर आता था, कभी हमारी रौनक से तो कभी हमारे झगड़ों से। मेरे परिवार में कुल 6 लोग थे। मेरे पिताजी रामेश्वर शर्मा गांव और कस्बे में हमारी जमीन जायदाद देखते थे। वे बहुत तेज तर्रार और गुस्से वाले इंसान थे। माँ शारदा देवी धार्मिक और सीधी सादी औरत थी। सुबह शाम तुलसी चौरा पर दीपक जलाना कभी नहीं भूलती। मेरी दादी बसंती देवी की उम्र लगभग 80 साल थी। उनके पास पुराने किस्सों और टोटकों का खजाना था। मेरी छोटी बहन रानी मुझसे 5 साल छोटी थी। उस समय कॉलेज में पढ़ती थी और मेरा छोटा भाई मोहित मुझसे 7 साल छोटा था। तब 12वीं में था और सबसे बड़ा बेटा होने के नाते जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी थी। हमारे पास कस्बे से बाहर लगभग 20 बीघा खेती की जमीन थी। इसके अलावा एक तालाब और कुछ बगीचे भी हमारे नाम थे। लेकिन जमीन जितनी नेमत होती है, उतना ही बड़ा सिर दर्द भी बन जाती है। हमारी जमीन पर सालों से पाठक परिवार का दावा चलता आ रहा था। वे कहते थे कि तालाब और बगीचे उनके हिस्से के हैं, जबकि सारे कागज हमारे पास थे। बचपन से मैंने अपने पिताजी को अदालत और पंचायत के चक्कर लगाते देखा था। हर बार झगड़ा होता, हर बार गाली गलौज होती और कई बार तो लाठी डंडे तक की नौबत आ जाती थी। पाठक परिवार और हमारे बीच ये दुश्मनी लगभग 2 पीढ़ियों पुरानी थी। मेरे दादा कहते थे कि पहले सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जैसे ही जमीन का बंटवारा हुआ, उनके लालच ने सब बर्बाद कर दिया। पिताजी साफ कहते थे, अजय, जमीन इंसान की इज्जत होती है, इसे कोई छीन ले, ये मैं जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी जिद ने हमारे परिवार को हमेशा तनाव में रखा। घर के भीतर भी अक्सर यही चर्चा होती। कोर्ट का अगला केस, गवाह, वकील और अगली सुनवाई। यही सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ था। सच कहूं तो मैं इन झगड़ों से परेशान हो चुका था। मुझे अपने स्कूल की नौकरी, बच्चों को पढ़ाना और सामान्य जिंदगी अच्छी लगती थी, लेकिन घर की हालत देखकर लगता था जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद केवल जायदाद बचाना बन गया है। इन्हीं तनाव और झगड़ों के बीच मेरी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जिसने मेरे परिवार की खुशियों को भी निगल लिया और मेरी आत्मा को भी हिला दिया। ये वही घटना थी जिसे सुनाने के लिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। गांव की गलियां अक्सर हमारे घर और सिंह परिवार के झगड़े की गवाह बनती थी। घर खेत की देखभाल, छोटे भाई की पढ़ाई और कभी कभार कस्बे के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, यही मेरी दिनचर्या थी। लेकिन इन सब के बीच जमीन जायदाद का झगड़ा हमारे घर की सबसे बड़ी चिंता थी। हमारे गांव के चौपाल पर लगभग हर महीने पंचायत बैठती। दोपहर की तपती धूप में गांव के बड़े बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे चौकी पर बैठते। बगल में लोटे में पानी होता था और एक आध बीड़ी जलती रहती। दोनों परिवार यानी हम और पाठक परिवार आमने सामने बैठते। उनकी आंखों में घृणा और हमारे चेहरे पर भी जिद साफ झलकती। पिताजी हर बार वही पुरानी बात दोहराते, ये तालाब हमारे दादाजी के नाम पर लिखा है, रजिस्ट्री हमारे पास है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। उधर से रघुनाथ पाठक दांत पीसते हुए बोलते, कागजों से क्या होता है, इस तालाब को तो हम पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आए हैं, ये हमारा है। गांव वाले थक चुके थे। कभी हमें समझाते, अरे छोड़ो झगड़ा, भाईचारे से रहो। कभी उन्हें समझाते, कानून न्याय में पढ़कर क्या मिलेगा, फिजूल खर्चा है।
लेकिन ना वे मानते न हम। इन्हीं कड़वाहटों के बीच एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसे मैं किसी से कह भी नहीं सकता था। पाठक परिवार की बेटी सुनीता से मुझे प्यार हो गया। वो बड़ी सुंदर और भोली भाली थी। उसका गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और बात करने का शालीन तरीका तुरंत आकर्षित कर लेता था। उसे पहली बार देखने पर ही दिल अटक गया था। वो भी मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। कई बार गलियारों में आमना सामना हो जाता। शुरुआत में तो हम बस एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश करते, क्योंकि हमें पता था हमारे परिवार दुश्मन हैं। लेकिन कहते हैं ना, आंखें धोखा नहीं देती। कभी वो मेरी तरफ झट से देखती, कभी मैं उसकी ओर, और ये सब इतना तेजी से होता कि जैसे किसी को पता भी न चले। धीरे धीरे ये आंखों की चोरी मुस्कुराहट में बदली। मैं कभी किताब देने का बहाना करके उससे मिलने की कोशिश करता था, कभी लाइब्रेरी में सीट बचाने का बहाना करके, और फिर एक दिन कॉलेज के पीछे नीम के पेड़ के नीचे हम पहली बार खुले दिल से मिले। उस दिन उसने हौले से कहा था, अजय, हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, ये रिश्ता तो नामुमकिन है। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा था, सुनीता, मैं नहीं जानता भविष्य में क्या होगा, लेकिन दिल पर किसका जोर है। चाहे दुनिया ना माने, मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगा। उसकी आंखों में आंसू तैर आए थे। शायद उसी दिन हम दोनों का रिश्ता गहराई में बंध गया था। हर बार जब पंचायत में झगड़ा होता, मैं चाहता था कि कम से कम सुनीता से एक बार नजरें मिल जाए, लेकिन वहां तो माहौल ही जहर से भरा होता। उसके पिता और भाई हमें खुलेआम गालियां देते। कभी कभी मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। सुनीता उस समय घर की ओर से झांकती थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या हम कभी साथ रह पाएंगे? और मेरे दिल में एक ही जवाब था, काश ये दीवारें टूट जाएं। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कल्पना मैंने भी नहीं की थी। गांव में अचानक खबर फैली कि पाठक परिवार पंचायत बुला रहा है, और इस बार मामला बड़ा है। पंचायत में सब लोग इकट्ठा हुए। रघुनाथ पाठक ने सबको देखकर कहा, झगड़े से हमें कुछ नहीं मिला, कचहरी में सालों लग जाएंगे, क्यों ना हम दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दें। मेरी बेटी सुनीता को अजय के साथ ब्याह देते हैं। इस अनहोनी सी बात को सुनकर गांव में जैसे बम फट गया। हमारे घर वाले अवाक रह गए। पिताजी गुस्से से भड़क उठे। हमें दुश्मनों से रिश्ता नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। लेकिन माँ और दादी ने पिताजी को समझाया, लड़ाई झगड़े से कभी सुख नहीं मिलता। अगर शादी से सब खत्म हो जाए तो क्या बुरा है। अजय की भी उम्र हो रही है, घर में बहू आएगी तो घर बस जाएगा। मेरे लिए तो ये सुनकर मानो सपना सच हो गया। जिस लड़की के बारे में मैं रोज सोचता था, अब वही मेरी जीवन संगिनी बनने जा रही थी। लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। पाठक परिवार के चेहरे पर चाहे मेल मिलाप की मुस्कान थी, पर उनके दिल में और ही खेल चल रहा था। वे सोच रहे थे, शादी से अजय के घर में हमारा दामाद रिश्ता बनेगा। धीरे धीरे बहू के बहाने जायदाद पर भी हमारा हक हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक तांत्रिक को भी खोज निकाला। उस तांत्रिक ने उन्हें बोला था, अगर तुम शादी में मेरी बनाई गुड़िया उनके घर पहुंचा दो तो उस घर का चैन करार खत्म हो जाएगा। तुम जो चाहोगे वो गुड़िया करेगी। यानी असल में ये रिश्ता साजिश का खेल था। लेकिन इन सब चालों से बेखबर मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत में डूबा था। शादी तय होने के बाद जब मैं सुनीता से मिला, उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, अजय, मैं जानती हूं मेरे घर वाले क्यों मान गए। उनका इरादा साफ नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूं, मैं अपने मायके का नहीं, तुम्हारा साथ दूंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। उसकी ये बात मेरे दिल में गूंजती रही। मुझे लगा, चाहे कितनी भी साजिश क्यों ना हो, अगर पत्नी साथ है तो जिंदगी की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। उस वक्त तक मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता हमारे घर पर कैसा डरावना साया लेकर आने वाला है। मेरे लिए तो वो बस मोहब्बत की जीत थी, लेकिन दरअसल ये शुरुआत थी उस बूढ़ू डोल की जो हमारी जिंदगी में अंधेरा भरने वाली थी। शादी का मौसम गांव में किसी मेले से कम नहीं होता है। ढोलक की थाप पर औरतों के गीत और उस पर जोरदार नाच देवघर रौनक से भर उठा। पकवानों की खुशबू से हरव किसी का मन ललचाने लगता है और बारात की तैयारियों का शोर पूरे गांव में गूंज उठता है। लेकिन मेरी शादी के पीछे एक गहरी साजिश थी। हमारे आंगन में सुबह से ही हलचल मची हुई थी। औरतें चौके चूल्हे में लगी थी, कोई पुए तल रही थी, कोई खीर का दूध उबाल रही थी। बड़े बड़े पत्तलों में पकवान सज रहे थे। औरतें शादी के बन्ना गीत गा रही थी।
छोटे बच्चे नए नए कपड़ों में इतराते फिर रहे थे। पंडाल की सजावट के लिए गांव के नौजवान बांस बल्ली गाड़ रहे थे, जिन पर पीले और लाल रंग की झालरें लटक रही थीं। घर की दीवारों पर ताजा पुताई कर दी गई थी, जिससे पूरा घर नया नया सा चमक रहा था। माँ की आंखों में खुशी थी, लेकिन चिंता भी थी। वो बार बार पिताजी से पूछती, सुनिए जी, पाठकों पर यकीन तो है ना? कहीं शादी के बाद कुछ और ना सोचें। पिताजी कह देते, अब तो रिश्ता पक्का हो गया है, गांव भर की इज्जत लगी है, पीछे हटना आसान नहीं है। शादी से पहले की रस्में शुरू हो चुकी थीं। हल्दी की रस्म में मुझे पीले कपड़ों में बैठाया गया। औरतें हल्दी गाते हुए मेरे गाल, हाथ और पैरों पर हल्दी मल रही थीं। सब हंसी खुशी का माहौल था। उधर सुनीता के घर में भी वही रस्म चल रही थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि जब सुनीता को हल्दी लग रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में छुपा डर भी साफ झलक रहा था। वो जानती थी कि उसके घर वाले क्या चाल चल रहे हैं। इसी बीच रात के अंधेरे में एक अजीब सा दृश्य रचा गया। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे पाठक परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका हुआ था, सिर पर लाल पगड़ी थी, उसने गले में नींबू मिर्च की माला लटका रखी थी और उसके सामने जलती 7 काली मोमबत्तियां जल रही थीं। उसने एक मिट्टी की गुड़िया बनाई, जिसमें सुनीता के कपड़ों का एक टुकड़ा और मेरे बाल का एक लच्छा मिलाया गया था। तांत्रिक बुदबुदा रहा था, ये गुड़िया तुम्हारे दुश्मनों के घर जाएगी, इससे उनके घर में अशांति फैलेगी, पति पत्नी के बीच दूरियां आएंगी, जो तुम्हारा है वही तुम्हें मिलेगा। पाठक परिवार ने सिर हिलाया। उन्हें अब शादी में मोहब्बत नहीं, बस जमीन हड़पने का रास्ता दिख रहा था। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। सवेरे से ही ढोल नगाड़े बजने लगे। मेरे दोस्त और रिश्तेदार नाचते गाते बारात के लिए तैयार हो रहे थे। मैं भी शेरवानी पहनकर तैयार हुआ। आईने में खुद को देखा तो दिल अजीब सी घबराहट से भर गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी शादी सुनीता से हो रही है। दिल से आवाज उठ रही थी, क्या वाकई ये सब हो रहा है? सुनीता मेरी पत्नी बनने जा रही है। फिर बारात निकली। मेरे घोड़ी पर बैठते ही पूरा गांव झूम उठा। बच्चे आतिशबाजी चला रहे थे और औरतें सिर पर पल्लू डालकर गीत गा रही थीं। जब हम सुनीता के घर पहुंचे, वहां भी जोरदार स्वागत हुआ। फूलों की मालाओं से दरवाजा सजाया गया था। मेरे सिर पर चावल और फूल बरसाए गए। फिर जयमाल की रस्म की घड़ी आ गई। जब सुनीता मेरे सामने आई, उसका चेहरा दुल्हन के लाल घूंघट में ढका था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत और भरोसा चमक रहा था। हमने एक दूसरे के गले में माला डाली और तालियां बजने लगी, फूल बरसने लगे। लेकिन ठीक उसी समय पीछे से किसी ने चुपके से उस बूढ़ू डोल को हमारे पंडाल में रख दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर असली खेल वहीं से शुरू हो चुका था। आधी रात तक मंडप की रस्में चलती रहीं। हवन की अग्नि जली, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, हम 7 फेरे ले रहे थे। गांव के लोग खुश थे कि 2 दुश्मन परिवार अब रिश्तेदार बन रहे हैं। लेकिन उसी मंडप के कोने में वो गुड़िया रखी थी, जिसकी काली परछाई हमारे रिश्ते पर पड़ने वाली थी। सुनीता ने फेरों के बाद धीरे से मेरे कान में कहा, अजय, मुझे डर लग रहा है, ये शादी उनके दिल से नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो, डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली डर बाहर से नहीं, हमारे ही घर के भीतर दस्तक देने वाला है। शादी के बाद जब हम घर लौटे तो पूरे मोहल्ले में कुछ अलग सा सुकून और खुशी थी। माँ ने हमारे आने पर हाथ जोड़कर हमारे सिर पर आशीर्वाद दिया। पिताजी ने थोड़ी सी कड़वाहट के साथ मेरा पीठ थपथपाई, जैसे कह रहे हों, अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। दादी ने झप्पी ली। उनकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी था। सुनीता को देखकर मेरी सारी थकान खत्म हो गई। वो दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके माथे पर मांगटी का नग की नथ और हाथों में मेहंदी एक अलग ही शोभा बिखेर रही थी। उसकी आंखों में जो विश्वास था, वो किसी भी परेशानी को पीछे धकेल देता था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तू मेरी है सुनीता। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, हम साथ हैं। अजय, उस वक्त मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले हफ्ते में घर सामान्य सा ही रहा। सुबह हम साथ चाय पीते, सुबह की रोटियां मां बनाती, सुनीता रसोई में मेरी मां के साथ खाना बनाना सीखती, दादी अपनी बातों का पिटारा खोल देती थी। दुनिया भर की बातों का तो वे भंडार थी
किस किस की फसल अच्छी हुई, कौन सा गली मोहल्ला क्या कह रहा है, सब उनकी जानकारी में थे। मोहित और रानी भी खुश थे। रानी का चेहरा हर समय खुशी से चमकता रहता। भाभी के आने से उसे बहुत खुशी थी। मैंने देखा कि सुनीता घर के हर काम में मन से कर रही थी। कभी वो माँ को पूछती, माँ दही कैसे जमाते हो? कभी दादी को गले लगाकर कहती, दादी आप अपनी दास्तानें फिर सुनाओ। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वाकई वो अपने मायके की नहीं, अपने पति और ससुराल की हो गई हो। मुझे गर्व भी हुआ और दिल को अजीब सी राहत भी मिली। पर दूसरी तीसरी रात को छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। एक रात जब मैं और सुनीता सोने गए तो आधी रात में मुझे लगा कि कमरे की रोशनी एक झटके से चली गई और फिर वापस आ गई। मैंने इसे बिजली की समस्या समझकर अनदेखा कर दिया। अगले दिन माँ रसोई में काम कर रही थी, तभी एकदम से रैक में लगे हुए बर्तन गिरने लगे। माँ चौंक पड़ी। उन्होंने आज पास देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वे बड़े चक्कर में पड़ गई कि जब यहाँ आसपास कोई है नहीं तो ये बर्तन गिराए किसने। उनके मन में डर बैठ गया। वो फुर्ती से रसोई से बाहर निकल आई और घर में सबको ये बात बताई। सब लोग हैरत में थे, लेकिन फिर उनको समझाया कि हो सकता है कोई चूहा आ गया हो, लेकिन माँ ने ये बात मानी ही नहीं। मैंने कहा, माँ शायद हवा लगी होगी। माँ भी समझ गई कि सब लोग टेंशन में हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, अरे बेटा ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जाने दो इस बात को। शाम के समय ही मौसी का फोन आ गया। उन्होंने कहा, अरे बेटा आज पास वाले कस्बे में एक छोटी सी पार्टी रखी है। घर वालों को भी बुलाना चाहती थी, पर इतने अचानक बुलावा है कि सबको नहीं कह पाई। तुम और सुनीता जरूर आना। सुनीता को वैसे भी पार्टी में सजना संवरना अच्छा लगता था। उसने फोन रखते ही अलमारी खोली और अपने पसंदीदा कपड़ों में से एक हल्के आसमानी रंग की साड़ी निकाल ली। साथ ही छोटा सा हैंडबैग और नाजुक से झुमके निकाले जो उसे मेरी माँ ने शादी में गिफ्ट किए थे। वो साड़ी पहनकर, बालों में हल्का सा कर्ल डालकर जब सामने आई तो सच कहूं तो मुझे एक पल को लगा जैसे घर में कोई नई दुल्हन उतर आई है। उसकी चूड़ियों की छन छन से और हल्की सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने कहा, वाह आप तो राजकुमारी लग रही हो। हम सब मिलकर पार्टी में गए। वहां मौसी के घर पर रोशनी ही रोशनी थी। बरामदे में लालटेनें और बिजली की झालर टिमटिमा रही थी। गांव कस्बे के कई लोग आए हुए थे। चाय और समोसे पर बातें हो रही थी। औरतें इकट्ठा होकर गपशप कर रही थी। बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे। सुनीता अपने कपड़ों और गहनों में सबका ध्यान खींच रही थी। कई औरतों ने कहा, बहू तो हमारी हीरोइन लग रही है। सुनीता मुस्कुराई, पर उसकी झिझक साफ दिख रही थी। मैं उसे देखकर भीतर ही भीतर गर्व महसूस कर रहा था। रात 11 बजे के करीब हम लौटे। घर पहुंचते ही सुनीता ने साड़ी उतारकर बड़ी सलीके से तह की और अलमारी में रख दी। गहनों को एक एक करके उतारा और छोटे से मखमली डिब्बे में संभाल कर रखा। मैंने उसे खुद अलमारी में रखते हुए देखा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा दिल एक पल को थम गया। हमारे बिस्तर पर वही साड़ी फैली हुई थी, जैसे किसी ने रात भर में अलमारी खोलकर उसे बाहर निकाल दिया हो। झुमके भी तकिए के पास पड़े थे। सुनीता भी घबरा गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, ये कैसे? मैंने तो कल रात सब रख दिया था। फिर खुद ही बात को हल्का करने लगी। शायद अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ होगा या हवा से गिर गए होंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ा रहा। अलमारी तो बंद थी, ताला भी लगा हुआ था और कपड़े इतनी सफाई से तह करके बिस्तर पर फैले थे कि कोई हवा या गलती से गिरना नामुमकिन था। रग रग में एक अनजाना सिहरन भर गई। घर बड़ा था, लोग आते जाते रहते थे। पड़ोस के बच्चों की शरारतें भी होती थीं, लेकिन भीतर कहीं गहरे मोह लग रहा था। ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रात को अलमारी खोली हो, कपड़े निकाले हों और हमारे सामने अपनी मौजूदगी का एहसास छोड़ गया हो। मैंने चुपचाप खिड़की से बाहर झांका। आंगन में नीम का पेड़ हिल रहा था। हवा हल्की हल्की बह रही थी, पर मन में एक अजीब बोझ बैठ गया था। सुनीता मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखों में घबराहट मुझे साफ दिख रही थी। एक हफ्ते बाद उस सुबह जब मैं खेत से लौट रहा था, अचानक ऐसा दर्द मेरी बाह में उठा जैसे किसी ने चुभन दे दी हो। वो दर्द सहना मुश्किल पड़ गया। मैं वहीं रास्ते में एक पेड़ के किनारे बैठ गया और जोर जोर से कराहने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दर्द कुछ कम हुआ तो मैं घर पहुंचा तो देखा कि बाह पर एक छोटा सा लाल निशान सुइयों जैसा नजर आया।
मैंने सोचा कहीं खेत में कांटा चुभ गया होगा, पर वो निशान साफ गोल था और पास में कोई चोट या कट नहीं था। सुनीता ने निशान देखा तो वो डर गई। मैंने जब उसे इतना परेशान देख तो फिर मैंने और किसी को घर में नहीं बताया, लेकिन सुनीता को क्या कहूं, उसने पूरे घर में बता डाला। मेरी दादी ने वो निशान देखा तो चौंक पड़ी और बोली, ये कैसा निशान है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुई चुभोई है। पर रात को जब मैं सोने गया तो वो अब बांह सुन्न पड़ने लगी, जैसे उस हिस्से पर बर्फ रखी हो। सुनीता जागी और मेरे हाथ को सहलाती रही। उसने बोला, अगर कुछ है तो हम मिलकर डॉक्टर को दिखाएंगे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी, न कि भय की वजह से बचने का कोई संकेत। ये जानकर मेरे अंदर हिम्मत का जज्बा आया और मैंने ठान लिया, जो भी हो मैं इसका सामना करूंगा। अगले कुछ दिनों में और घटनाएं बढ़ती चली गईं। एक सुबह दादी ने जलती हुए अगरबत्ती के पास से एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया और उसे मेरे सामने रख दिया। वो गुड़िया उनकी नजर से हटकर घर के एक कोने में मिली। दादी ने कहा, ये कहां से आई? मैंने ध्यान से देखा, ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। छोटे छोटे कपड़े पर सुई के निशान थे और चेहरे पर अजीब सा चुभने वो वाला जैसे रंग भरा था। मैंने सोचा शायद किसी बच्चे ने छोड़ दी होगी। मैंने गलतफहमी में उसे अलमारी के ऊपर रख दिया। सुनीता ने उसे देखा और मुस्कुराई। वो बोली, किसने रख दिया होगा, ये तो प्यारी लगती है। उसे नहीं पता था ये वही गुड़िया थी जिसे पाठक परिवार की ओर से तांत्रिक ने बनवाकर भेजा था। सुनीता बेखबर थी, उसके लिए ये सिर्फ एक प्यारी गुड़िया थी। धीरे धीरे घर में और भी चीजें घटने लगी। रात में कोई चीज अचानक टूट जाती, टंगे हुए कपड़े नीचे गिर जाते, दरवाजा खुला रहता और कुंडी अंदर से बंद दिखती। एक बार तो माँ की तस्वीर जो दीवार पर लटकी थी उसी रात झटके से उलट गई। माँ ने रोते हुए कहा, यह अपशकुन है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पिताजी ने क्रोध में कहा, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है। पर वो बात खत्म कर दी गई। पहली बार दादी ने दबे स्वर में कहा, किसी न किसी ने हमारा घर देखा है, हमारे घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है। मैंने दादी से कहा, दादी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। आज का जमाना विज्ञान का है, इन बातों को अब कोई नहीं मानता। तर्क और विज्ञान मेरी डगर थी, पर अंदर से घुटन बढ़ती जा रही थी। रात का सन्नाटा था। घर के आंगन में तेल का दिया जल रहा था। मैं बरामदे में बैठा था। चेहरे पर थकान थी और आंखों में बेचैनी थी। सुनीता हाथ में पानी का गिलास लेकर मेरे पास आई। वो बोली, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डर को डर बनकर हावी मत होने दो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्माहट ने सचमुच मुझे पल भर के लिए सुकून दिया। उसी वक्त दूर से पिताजी की आवाज आई, हमें किसी पंडित या तांत्रिक से मदद लेनी होगी। मैंने पिताजी को कुछ जवाब नहीं दिया, बस सुनीता की तरफ देखा। उसकी आंखें कह रही थी, जो भी हो मैं पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन दोपहर को चबूतरे पर कुछ गांव वाले जमा थे। एक ने कहा, पाठक परिवार से जाकर बात करनी चाहिए, आखिर अब रिश्तेदारी भी है, शायद मिलजुल कर मसला हल हो जाए। सबकी निगाहें मेरी तरफ थीं। मैं कुछ कहता उससे पहले सुनीता आगे बढ़ी। सुनीता साहस से बोली, मैं उनसे बात करूंगी, आखिर अब मैं उनकी बेटी होकर इस घर आई हूं, शायद वे मेरी बात मान जाए। लोगों ने सिर हिलाया, पर मुझे भीतर से एक अजीब बेचैनी हुई। सुनीता को इस साजिश की असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं था। उस रात मुझे नींद आई, लेकिन वो नींद एक खौफनाक सफर बन गई। सपने में मैंने देखा कि मैं अपने खेत में अकेला खड़ा हूं। चारों तरफ अंधेरा है। नीम के पेड़ पर उल्टे लटके हुए काले साए मुझे घूर रहे हैं। अचानक खेत के बीचों बीच वही गुड़िया खड़ी हो गई। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं। वो बार बार फुसफुसा रही थी, वापस कर दो, वापस कर दो। फिर देखा, मेरे छोटे भाई मोहित का गला किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। वो मुझे देख रहा है, पर आवाज नहीं निकाल पा रहा है। उसके चेहरे पर लहू बह रहा है। मैं दौड़कर बचाने गया, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो साया मेरी तरफ झपटा और मेरे सीने पर भारी दबाव डालने लगा। मैं घबराकर चीख पड़ा। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुनीता मुझे झकझोर रही थी। सुनीता घबराई हुई आवाज में बोली, क्या हुआ, डर गए थे? देखो, मैं यही हूं, तुम अकेले नहीं हो। उसने मुझे सीने से लगा लिया। उसकी सांसों की गर्माहट ने मुझे फिर से जिंदा होने का एहसास दिया। सुबह जब मैं उठा तो सपने की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी।
मेरे मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, कहीं ये सब पाठक परिवार की चाल तो नहीं है। पर सबूत मेरे पास कुछ नहीं था, और अगर मैं सुनीता से कहूंगा तो वो रो पड़ेगी और कहेगी मेरे घर वाले ऐसे नहीं हो सकते। मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगा कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। उस रात अचानक रसोई से बर्तनों की भयंकर खटपट की आवाज आने लगी। हम सब दौड़कर वहां पहुंचे तो हमने आश्चर्य से देखा कि तांबे की थालियां, पीतल के लोटे सब जमीन पर ऐसे फेंके गए थे जैसे किसी ने जोर से पटक दिए हों। छोटा सा मोहित डरकर बोला, पापा मैंने देखा था। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर कोई परछाई चली गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब यह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था, घर के बाकी लोग भी देख रहे थे। मैं दादी के पास गया। वो तुलसी के पास बैठकर माला जप रही थी। मैं बेचैन होकर बोला, दादी ये सब क्यों हो रहा है? किसका हाथ है इसमें? दादी ने आंखें झुका ली, फिर धीमे से बोली, बेटा ये परछाइयां यूं ही नहीं आती। कोई है जिसने हमारे घर पर कुछ रख दिया है। ये पुराने घाव हैं जो बदले का रूप ले रहे हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे लगा अब यह मामला सिर्फ शक या डर का नहीं है, बल्कि सचमुच कोई बड़ी ताकत काम कर रही है। उस रात मैं देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। चांदनी पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सुनीता धीरे धीरे आई और मेरे पास बैठ गई। वो बोली, अगर तुम्हें लगता है कि खतरा है तो हम पंडित को बुला लेंगे, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मायके की बेटी नहीं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे जो हो। उसकी ये बातें मेरे दिल में सीधी उतर गई। उस रात मैंने मन ही मन ठान लिया, अब डर को और जगह नहीं दूंगा। मैं इस रहस्य को जड़ से खोद निकालूंगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। और तभी मेरी नजर बरामदे के कोने पर पड़ी। वहां वही गुड़िया चुपचाप रखी थी। उसकी आंखें छातनी में अजीब ढंग से चमक रही थी, जैसे वो जानती हो कि आने वाले दिनों में असली खेल उसी के हाथ में है। सुबह सुबह मुर्गे की बांग, आंगन में रखे तुलसी चौरे की धूप और धुएं में सुनीता की चूड़ियों की छनक सब मिलकर एक सुकून पैदा करते थे। सुनीता घर के कामों में रम चुकी थी। माँ उसकी तारीफ करते हुए कहती, बहू दही जमाने में तुम्हारा हाथ अच्छा है। सुनीता हंसकर कहती, माँ आपकी तरह सीखना है। उसकी मासूमियत और अपनापन घर को रोशनी से भर देता था। मुझे लगता था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर उसी सुकून में कोई अनदेखा साया घुस चुका था। एक दिन सुबह जब सुनीता दूध उबाल रही थी, अचानक दूध ऐसे उफन कर बाहर गिरा जैसे किसी ने बर्तन को धक्का दिया हो। बर्तन की धार इतनी तेज थी कि सुनीता का हाथ जल गया। वो जलन की वजह से जोर से चीखी। मैं दौड़कर आया, देखा उसकी हथेली लाल पड़ चुकी थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, बर्तन अपने आप खिसक गया। मैंने चारों ओर देखा, रसोई में कोई नहीं था, हवा तक बंद थी। सबके चेहरे फैक पड़ गए। माँ ने सहमी हुई आवाज में कहा, अब इस घर में कुछ गड़बड़ है। उस समय तक मुझे लग रहा था कि ये सब इत्तेफाक है, पर अब ये इत्तेफाक बहुत बार होने लगे थे। उसी रात जब सब सो गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो नीम के पेड़ के नीचे कोई परछाई खड़ी लगी। काली आकृति थी, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। अचानक वो आकृति धीरे धीरे पीछे हटी और अंधेरे में गुम हो गई। मैंने सुनीता को जगाकर कहा, तुमने कुछ सुना? उसने नींद भरी आंखों से कहा, नहीं, क्या हुआ? मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। सुनीता को परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन दादी ने अलमारी में रखी वही मिट्टी की गुड़िया निकाली। इस बार उसके सीने में एक लंबी सुई घुसी हुई थी। दादी कांपते हुए बोली, अजय इसे देखो, ये गुड़िया रोज बदलती जा रही है। लगता है किसी ने जादू टोना किया है। मैंने उसे देखा, सचमुच उस पर खून जैसा दाग लगा था। मुझे लगा शायद दादी का भ्रम हो, पर सच ये था कि मेरे हाथ पैर में दर्द वही जगह बढ़ा रहा था जहां उस गुड़िया पर सुई चुभी थी। सुनीता को कुछ पता नहीं था। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है दादी, पर उसने मेरा हाथ पकड़कर मलहम लगाया। उसका स्पर्श जैसे दर्द को बांट लेता था। इसी बीच पाठक परिवार यानी हमारे दुश्मन अचानक घर आए। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। सुनीता के बड़े वाले भाई बोले, अब तो हम रिश्तेदार हैं, पुरानी बातें भूल जाओ। मुझे अजीब सा संदेह हुआ, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की थी? क्या ये अब रिश्ते का बहाना बनाकर अंदर घुस रहे हैं?
सुनीता अपने मायके वालों को देखकर बहुत खुश थी। वो उनके सामने नाश्ता रखते हुए बोली, आप लोग मेरे मायके वाले हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ आए हैं। आपका स्वागत है। मैंने देखा वो पूरी निष्ठा से अब मेरे परिवार का हिस्सा थी, पर उसके मायके वालों की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी छुपे हुए मकसद की आग हो। दिन बीतते गए और मेरा शरीर रोज कमजोर होता गया। कभी सिर दर्द, कभी पैरों में भारीपन। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट सामान्य है, आप बिल्कुल ठीक हैं। पर मैं जानता था मैं ठीक नहीं हूं। रात को नींद नहीं आती थी। कभी कभी लगता कोई गला दबा रहा है, कभी आवाज आती तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। सुनीता मेरी छाती पर हाथ रखकर कहती, डरो मत, मैं हूं ना। उसकी आंखों में आंसू भी होते, पर डर नहीं। एक रात तो हालात इतने बिगड़े कि मैं खुद कांप गया। आधी रात को आंख खुली तो देखा वो गुड़िया मेरे सीने पर रखी थी। कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़की जड़ी हुई थी। फिर वो गुड़िया वहां कैसे पहुंची? मैंने चीख कर उसे फेंका। सुनीता जाग गई। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। उसने मेरा माथा सहलाया। अजय, चाहे जो हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब घर के लोग भी मानने लगे थे कि कोई तांत्रिक खेल चल रहा है। मां ने कहा, शायद किसी ने हमारे खिलाफ टोना टोटका किया है। पिताजी चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में पहली बार डर था। दादी ने कहा, इसका हल निकालना होगा, वरना देर हो जाएगी। मैंने देखा सुनीता सब सुन रही थी। वो अपने मायके वालों की चाल से बेखबर थी, पर उसने पक्के स्वर में कहा, हम सब मिलकर इसका हल ढूंढेंगे। उस रात मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा भारी थी, पत्ते हिल भी नहीं रहे थे, पर कानों में आवाज गूंज रही थी, ये गुड़िया तुम्हारी मौत लेकर आएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आसमान की ओर देखा और ठान लिया, अगर ये गुड़िया मेरी जान लेगी तो पहले मैं इसके पीछे की सच्चाई खोजूंगा, चाहे जो भी हो। उस वक्त सुनीता ने पीछे से आकर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी हथेली का स्पर्श मुझे साहस दे रहा था। और सच मानिए, अगर उस रात वो साथ न होती तो शायद मैं टूट जाता। दिन बीतते गए, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन फिर एक रात ने हमारे होश उड़ा दिए। सुनीता रसोई में बर्तन समेट रही थी और मैं आंगन में चारपाई पर बैठकर खट्टी मीठी हवा का मजा ले रहा था। तभी मैंने देखा आंगन के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की गुड़िया, जो महीनों से बेकार पड़ी थी, अचानक नीचे गिर गई। मैं चौकन्ना होकर उठा। ये कैसे गिर गई? किसी ने छुआ तक नहीं। मैंने सोचा हवा होगी। उसे उठाकर उसी जगह रख दिया और घर के भीतर चला गया। लेकिन रात को ठीक 12 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में एक अजीब सी खटपट की आवाज थी। मैंने धीमे से करवट बदली तो सुनीता गहरी नींद में थी। खटपट फिर हुई, जैसे लकड़ी किसी चीज से रगड़ रही हो। मैं घबरा कर उठा और दरवाजे की दरार से आंगन की ओर देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही गुड़िया जो कोने में रखी थी, अब चारपाई पर बिल्कुल सीधे बैठी थी। उसकी काली कांच जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके हाथ जैसे धीरे धीरे हिल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मल डाली, पर सच वही था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। तभी अचानक गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे घूमी और सीधे मेरी तरफ मुड़ गई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, कौन है? गुड़िया स्थिर हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं जल्दी से दौड़कर उसे उठाने गया तो मेरा दिल सन्न रह गया। गुड़िया के हाथों पर लाल लाल दाग थे, जैसे ताजा खून की उंगलियों से किसी ने उसे पकड़ा हो। मैं घबराकर पीछे हट गया। तभी सुनीता भी जाग गई और दौड़कर बाहर आई। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपते हाथ से गुड़िया दिखाई। सुनीता ने भी देखते ही सिहर कर कहा, ये तो किसी ने आज छुई ही नहीं थी। गुड़िया को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत उसे एक कपड़े में लपेटा और बोली, इसे बाहर रख दो, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हमने गुड़िया को घर के बाहर ले जाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। लेकिन असली खौफ तो सुबह हुआ। सुबह जब हम उठे तो गुड़िया फिर से उसी जगह बिस्तर पर थी और उसके छोटे छोटे होंठ जैसे थोड़े खुले थे, मानो रात भर किसी से बात करती रही हो। सुनीता चीख पड़ी और रोने लगी। मेरे सिर में जैसे हथौड़े बजने लगे। अब मुझे यकीन हो गया, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये घर में आई कोई अभिशप्त वस्तु है और इसके पीछे कोई गहरी साजिश या छुपा हुआ रहस्य है।
सुबह की उस घटना के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। सुनीता के चेहरे पर हर वक्त डर की छाया रहने लगी। बच्चे भी अब उस गुड़िया से दूर दूर भागने लगे। मगर अजीब बात यह थी कि जितना हम उससे डरते वो उतनी ही करीब आती। मैंने तय कर लिया कि उस गुड़िया को घर से बाहर कहीं दूर फेंक दूंगा। उसी शाम मैंने उसे उठाकर खेत के किनारे वाले पुराने कुएं में फेंक दिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी नींद उड़ा दी। मेरे छोटे भाई मोहित की चीख से हम दोनों भागकर उसके कमरे में पहुंचे। मोहित पसीने से लथपथ था, वो कांप रहा था और उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने उसे झकझोर कर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? उसकी कांपती आवाज निकली, भैया। वो गुड़िया आकर मेरे कान में कुछ कह रही थी। उसने कहा, मेरे साथ खेलो। मैं और सुनीता अवाक रह गए। मैंने कहा, गुड़िया तो कुएं में फेंकी थी, फिर यहां कैसे आ गई? सुनीता ने थरथराते हाथों से तकिए के पास से चादर हटाई और हम दोनों चीख पड़े। गुड़िया वहीं थी, उसी खौफनाक मुस्कान के साथ बिस्तर पर रखी थी। मैंने तुरंत उसे उठाकर बाहर बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया, पर असली खौफ तो अगले दिन दहाड़े हुआ। मैंने देखा कि मोहित किसी से बात कर रहा है, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। मैं पास गया तो मोहित धीरे धीरे हंसते हुए बोला, भैया ये दीदी हैं। ये कह रही हैं कि हमें नदी किनारे खेलना है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, वहां सिर्फ हवा थी। सुनीता भी घबराकर बोली, ये कौन दीदी की बात कर रहा है? मैंने मोहित को डांटा, कुछ नहीं है वहां, कोई दीदी वीदी नहीं। हम दोनों कांप उठे। अब गुड़िया सिर्फ एक निर्जीव खिलौना नहीं थी, बल्कि मोहित के दिमाग पर कब्जा कर रही थी। रात को फिर अजीब घटना हुई। सुनीता बगल में सोई थी। अचानक उसने मुझे झकझोरा, सुनो सुनो। मोहित के कमरे से हंसने की आवाज आ रही है। मैं हड़बड़ाकर उठा और टॉर्च लेकर अंदर गया। मोहित गहरी नींद में था, लेकिन उसके बिस्तर पर वही गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चमक उठी और तभी अचानक मोहित नींद में बड़बड़ाने लगा, हाँ दीदी, हम कल नदी पर चलेंगे। हाँ, सुनीता की चीख निकल गई। मैंने घबराकर गुड़िया को उठाया और जोर से दीवार पर पटका। वो टूटी नहीं, बस गिरकर फिर से हमें घूरने लगी। उस वक्त मुझे लगा ये कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि हमारे घर के मेंबर्स को धीरे धीरे अपने वश में करने वाला खौफनाक खिलौना है। सुनीता सिसकते हुए बोली, अब बहुत हो गया, ये सब किसी की साजिश है। किसी ने जानबूझकर ये गुड़िया हमारे घर भेजी है। मैंने भी सिर पकड़ लिया। अब ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि हमारे परिवार को तोड़ने की चाल लग रही थी। बाहर आम के पेड़ की डालियां खटखटा रही थी। हम सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहित के कमरे से लगातार खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। मैं और सुनीता डरते डरते कमरे में पहुंचे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन हल्की चांदनी में हमने जो देखा, हमारी रूह कांप गई। मोहित और रानी दोनों खड़े होकर गुड़िया के चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे। गुड़िया बीच में रखी थी और उन दोनों के होंठ हिल रहे थे, जैसे वे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। सुनीता ने झपटकर रानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। मैं मोहित को खींच लाया। दोनों जैसे नींद में थे। मैंने गुड़िया उठाने की कोशिश की तो वो इतनी गर्म थी जैसे किसी आग पर रखी हो। अचानक मेरी हथेली जल गई और मैंने उसे गिरा दिया। गुड़िया सीधा पलटकर खड़ी हो गई। उसकी काली कांच जैसी आंखें सीधे हमें घूर रही थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर तांत्रिक जादू कर रखा हो। अगली सुबह सुनीता ने चीखकर मुझे बुलाया। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, रानी और मोहित मेरे हैं। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने समझा शायद किसी ने पेंसिल या रंग से लिख दिया होगा, लेकिन जब हाथ लगाया तो वो रंग नहीं, गाढ़ा खून था। सुनीता रोने लगी और कहने लगी, ये इंसानी काम नहीं है, ये किसी तांत्रिक की करतूत है। उस वक्त मेरे दिमाग में वही पुराना दुश्मन परिवार आया जो हमारी जमीन जायदाद के लिए हमसे बैर रखता था। क्या ये उन्हीं की चाल है? फिर अगली रात आई जिसका मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। रात को अचानक दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। मैंने देखा वो नींद में उठकर बाहर जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चुपके से चला। आंगन से होते हुए वो सीधे घर के पीछे वाले शमशान की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसे पकड़ा और झकझोर कर पूछा, कहाँ जा रहे हो मोहित? उसने नींद भरी ठंडी आवाज में कहा, गुड़िया बुला रही हैं। गुड़िया कहती हैं वही चलना है। इतना सुनते ही मेरी रूह कांप गई। सुनीता भी पीछे पीछे आ गई थी, लेकिन तभी हमारे पैरों के पास वो गुड़िया खुद ब खुद आ गिरी।
उसका चेहरा अब मुस्कान वाला नहीं था, अब वो टेढ़ा मेढ़ा और खून से सना हुआ था। अब यह साफ हो गया था कि यह गुड़िया कोई साधारण चीज नहीं है। गांव की बूढ़ी दादी बोली, ये तो तांत्रिक विद्या है बेटा, ऐसी गुड़िया बनाकर भेजी जाती है ताकि घर तबाह हो, बच्चे काबू में आ जाए और परिवार का सर्वनाश हो। और सच यही लग रहा था। मोहित के बाद रानी भी उसकी चपेट में आ रही थी। सुनीता को रात में अपने गले पर किसी के हाथ का दबाव महसूस होता। मैं जब भी गुड़िया को जलाने या फेंकने की कोशिश करता, वो फिर से घर में लौट आती। कभी रसोई से अचानक बर्तन गिरने लगते, कभी पंखा तेज घूमने लगता जबकि बिजली ही बंद होती, कभी कमरे की दीवारों पर मोहित की हंसी गूंजती। सबसे खौफनाक तो तब हुआ जब मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे पीछे गुड़िया का चेहरा झांक रहा था। अब ये गुड़िया हमें सिर्फ डराने नहीं आई थी, बल्कि हमारे पूरे परिवार को तांत्रिक बलि का हिस्सा बनाने वाली थी। घर के माहौल में डर अब रोजमर्रा की चीज हो गई थी। कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी खिड़की पर किसी के खड़े होने का एहसास, तो कभी आंगन में दादी की आंखों के सामने ही परछाई निकल जाती। माँ खाना बनाते बनाते चौंक जाती, अरे ये काली छाया अभी यही थी। रानी अब कॉलेज जाने से डरने लगी थी। मोहित तो रात को बत्ती जलाकर ही सोता। पिताजी जो पहले शाम को चौपाल में बैठते थे, अब चुपचाप आंगन में कुर्सी पर बैठकर धुएं में खो जाते। हम सबको महसूस होने लगा था घर में कुछ है जो हमें देख रहा है। दादी ने आखिर एक शाम कहा, अब पंडित नहीं, तांत्रिक बुलाओ, ये खेल किसी साधारण आत्मा का नहीं है। सुनीता ने मुझे धीरे से कहा, बस अजय, ध्यान रखना कहीं गलत ना हो जाए। उसकी आंखों में एक डर था। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। तभी लक्ष्मण चाचा आए और बोले, अजय, लोग कहते हैं कालीदान बाबा ही इसे संभाल सकता है, पर याद रखना उसके कदम घर में पड़े तो सच्चाई छुपी नहीं रह पाएगी। दूसरे दिन दोपहर वो तांत्रिक आया। वो लंबा काला चोगा पहने हुए था, गले में हड्डियों की माला थी और कंधे पर राख का झोला था। उसके आते ही हवा में अजीब सी गंध भर गई, जैसे अगरबत्ती और सड़ी मिट्टी की महक हो। बिना कुछ बोले वो सीधे दादी के सामने बैठ गया। उसकी आंखें लाल थी, आवाज भारी थी। वो बोला, मुझे गुड़िया दिखाओ। मैंने गुड़िया उसके सामने रख दी। उसने सिर्फ एक नजर डाली और होंठों से फुसफुसाया, बूढ़ू डोल। उसने कहा, यह गुड़िया किसी ने बनाई नहीं, तैयार कराई है। ये दूसरों की पीड़ा को खींचकर तुम्हारे घर में भर रही है। तुम सबको बांटने, तोड़ने, यहां तक कि मारने तक का इरादा है इसमें। मैं ये सुनकर सन्न रह गया। मां सिसक पड़ी और बोली, कौन करेगा ऐसा? बाबा ने कहा, कोई ऐसा जो तुम्हारे बहुत करीब है। यह सुनकर घर का सन्नाटा और गाढ़ा हो गया। पिताजी उठकर बरामदे में चले गए, जैसे गुस्सा छिपा रहे हों। सुनीता ने मेरे हाथ दबाए और कहा, अब सच सामने आएगा। बाबा ने घर के बीचों बीच छोटा सा हवन शुरू किया। कुछ मंत्र, राख का गोला और गुड़िया को पास रखा दिया। तभी अचानक मोहित चीख पड़ा। हम सब दौड़े। उसके हाथ पर खून के छोटे छोटे खरोंच के निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने नाखून से चीरा हो। मां रोने लगी। दादी कांपते हुए बोली, ये गुड़िया खून पी रही है। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कहा, मैंने कहा था ये खेल अस्थाई नहीं है। इसे शांत कर सकता हूं, मिटा नहीं सकता। जब तक इसकी जड़ तक न पहुंचो ये बार बार हमला करेगी। तांत्रिक ने आखिरी में हमें घूरते हुए कहा, तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम इसे यही भस्म करोगे जिससे और खौफनाक चीज बाहर निकल सकती है, या फिर उसकी तलाश करोगे जिसने इसे भेजा है। उसने जाते जाते इतना कहा, ध्यान रखना तुम्हारे अपने ही इस आग का कारण हो सकते हैं। उस रात कोई नहीं सो पाया। हर किसी को लगा कि गुड़िया अभी आ जाएगी। अलमारी के ऊपर रखी वो गुड़िया अब भी खुली आंखों से देख रही है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीम की डालियां हिल रही थीं, जैसे कोई वहां बैठा हो। सुनीता मेरे पास आई और बोली, अजय, अब ये लड़ाई हमारी है। चाहे जो भी हो, हमें इस गुड़िया की जड़ ढूंढनी होगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मन में ठान लिया, अब चाहे जैसे भी हो, इस रहस्य का अंत हमें करना ही होगा। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन की नीम की परछाई लहरों की तरह हिल रही थी। हम सब अपने अपने कमरे में थे, पर नींद किसी को नहीं आई। अचानक दरवाजा ठक 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 करने लगा, जैसे कोई बच्चा जोर जोर से पीट रहा हो। मोहित डर के मारे मां के पास छिप गया। मैं और सुनीता धीरे धीरे बाहर आए। हमने दरवाजा खोला, पर कोई भी नहीं था और जमीन पर मिट्टी से लिखे शब्द दिखे,
एक की बलि चढ़ेगी फिर चैन हो जाएगा। सुनीता ने मेरे हाथ थामे और कहा, ये हमें तोड़ना चाहती हैं, पर हम टूटेंगे नहीं। सुबह जब माँ ने रसोई खोली तो अंदर का नजारा देखकर चीख उठी। सारी दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे बने थे, बर्तन उलटे पड़े थे और चूल्हे पर वही गुड़िया बैठी थी। उसके हाथ में चाकू था और वो बिल्कुल वैसी ही मुद्रा में थी जैसे किसी इंसान को गोदने वाली हो। मोहित ने डर से आंखें बंद कर ली और बोला, पापा वो मुझे ही ले जाएगी। मेरा खून खौल उठा। मैंने गुड़िया को पकड़कर बाहर फेंक दिया, पर जैसे ही वो जमीन पर गिरी अपने आप खड़ी हो गई और सीधा मेरे भाई की तरफ मुड़कर देखने लगी। शाम को वही तांत्रिक का आदमी आया। उसने घर की हालत देखी तो कांपते हुए बोला, बाबा ने कहा था गुड़िया का निशाना तुम ही दोनों भाई हो। पहले छोटे पर वार होगा, अगर वो बच गया तो बड़े की बारी है। सुनीता गुस्से से बोली, ये सब किसने करवाया है? सच बताओ, वो आदमी बोला। मैं इतना ही कह सकता हूं, जिसने ये गुड़िया भिजवाई वही चाहता है कि दोनों भाइयों का वंश खत्म हो जाए। ये गुड़िया सिर्फ तंत्र से चलती है, जो हुक्म दिया गया है वही करेगी। उस रात सब एक ही कमरे में सोए, पर नींद नसीब कहां थी। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ वो गुड़िया अंदर आ गई। उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। मोहित चीखा, भैया ये मुझे पकड़ रही है। मैंने सुनीता को पीछे किया और दौड़कर भाई को पकड़ा। गुड़िया छलांग लगाकर बिस्तर पर चढ़ गई। उसने मोहित के गले में दोनों हाथ डाल दिए। सुनीता ने तुरंत पास पड़ी अगरबत्ती उठाई और गुड़िया के चेहरे पर जला दी। धुएं से गुड़िया थोड़ी पीछे हट गई, पर उसकी हंसी गूंज उठी। तुम चाहे जितना रोक लो, बलि तो होगी ही। सुनीता कांप रही थी, पर उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, अजय अब हमें सच सामने लाना ही होगा। ये गुड़िया सिर्फ डराने नहीं आई है, ये हमारे ही किसी अपने की चाल है। जब तक हम असली दोषी को नहीं पकड़ते ये हमला रुकने वाला नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। उस वक्त मैंने ठान लिया, गुड़िया से भी भिड़ूंगा और उस शख्स का नाम भी सामने लाऊंगा जिसने हमें मौत के खेल में धकेला है। और उस रात मैंने पहली बार सोचा, क्या ये सब पाठक परिवार की करतूत है? उस सुबह से घर में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे मौसम बदलेगा पर बादल नहीं दिखते। हमने तय कर लिया था कि अब कोई आधा अधूरा उपाय नहीं चलेगा। पंडित जी और बाबा कालिदास दोनों को बुलाया गया था। खबर गांव भर में फैल चुकी थी। लोग फुसफुसाकर आते, कुछ दूरी से खड़े होकर देखते और फिर घर लौट जाते। सुबह सुबह माँ ने सबकी थाली में चावल दाल रखकर कहा, आज हम सभी साथ बैठकर ये काम निपटाएंगे। दादी ने एक एक कर सबको आशीर्वाद दिया और मेरी आंखों में देखकर बोली, बेटा मन में डट जाना, पर याद रखना जब सच्चाई सामने आएगी तो थोड़ा और दर्द होगा। मैं दादी की बात समझ नहीं पाया, पर उसकी आवाज में जो ठहराव था वो मेरे मन को कांपने नहीं दे रहा था। घर के आंगन को पंडित जी और बाबा ने अलग तरह से सजाया। परंपरागत फूल माला की जगह वहां राख, हल्दी के ढेर, नींबू मिर्च की माला और कुछ जंजीरों जैसा सामान रखा गया। पंडित जी ने चुपके से कहा, हम साधारण पूजा नहीं करने वाले हैं, ये बड़ा काम है। उनका स्वर शांत था, पर मन में उत्सुकता और डर दोनों झलकते थे। सुनीता पूरे समय माँ के पास रही। उसने सबकी थाली संभाली, बच्चों को अलग कमरे में बैठाया और बार बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती रही, हौसला रखो, हम साथ हैं। उसका ये साथ मेरे अंदर बार बार आग लगा देता। डर के बीच भी उम्मीद की लौ जलने लगती। इस समय आसपास के सब लोग इकट्ठे हो गए। कुछ पड़ोसियों में से थे, लक्ष्मण चाचा और गांव के कुछ बुजुर्ग थे। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, जो मैं करूंगा वो गुड़िया के असर को परखने और कमजोर करने के लिए है। पर इससे पहले कि मैं बोलूं, तुम सब सच सच बताओ, घर में कोई बदलाव हुआ हो, कोई नई चीज आई हो? दादी ने सदा की तरह धीरे से कहा, हाँ पंडित जी, वो गुड़िया कब से अलमारी पर पड़ी है, हम भूल गए थे। पंडित जी ने एक तिरस्कृत नजर डाली और बोले, इसे नीचे निकालो। हमने गुड़िया अलमारी से निकाली। सामने आते ही उसका चेहरा ठंडा सा हो गया। गुड़िया की छोटी छोटी आंखों में एक अजीब चमक दिखी, मानो अंदर से कोई हलचल हो। बाबा ने उसे उंगली से छुआ और एक उछल स्वर में बोला, यह तो गहरी चीज है। बाबा ने मिट्टी के एक छोटे से चबूतरे पर चावल, लाल कपड़ा, हल्दी और कुछ अनजान वस्तुएं रखी। पंडित जी ने धीमी आवाज में राम नाम कहा
और बाबा ने अपने अंधविश्वासी पुरानी भाषा के मंत्र मुंह से बड़बड़ाने शुरू किए। ऐसे शब्द जिनका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता था, पर उनका ध्वनि हमारे छाती के साथ ताल बांध रही थी। धीरे धीरे हवा में बाबा की माला की खनक और पंडित जी की घंटी की कर्कश आवाज गूंजने लगी। सब लोग डर और आश्चर्य से यह सीन देख रहे थे। बाबा ने गुड़िया को जमीन पर रखने की बजाय एक छोटे से लाल जनेऊ में लपेट कर रखा और फिर 3 बार अग्नि पर घुमाया। पर जैसे ही आग के ऊपर चढ़ाया गया, गुड़िया की आंखों में कुछ और तेज चमक आई। अचानक कमरे की बत्ती तेजी से झपकी और सभी ने महसूस किया कि हवा ठंडी होकर एक गर्म आग की तरह बदल गई। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ना तेज किया। उसी पल दादी की चीख निकली। मोमबत्ती अचानक गिर पड़ी और उसकी लौ अजीब तरह से दादी की तस्वीर पर झूमकर फिर लौटी, जैसे तस्वीर की आंखों से कुछ निकल रहा हो। मोहित जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके शरीर पर कहीं कहीं पर लाल निशान उभर आए थे। हम सब डर गए। माँ ने रोते हुए मोहित को पकड़ा और पिताजी का चेहरा अधिक गंभीर हो गया। बाबा ने जोर से कहा, यह साधारण नहीं है, पर हम इसे दबा लेंगे। उसने एक छोटी सी कटोरी ली और उसमें कुछ काला पानी, नमक और नीम की लकड़ी घोंटकर गुड़िया के पास फेंका। पर जैसे ही पानी गुड़िया के पास पड़ा, पूरे कमरे में एक ठंडी हवा घुसी और दीवारों पर पुराने नमक के ढलान उभर आए। हमने सोचा शायद ये सिर्फ डर का असर है, पर अगला क्षण और बुरा था। जैसे ही पंडित ने कहा, रक्षा करो, गुड़िया अचानक उछली और अपने छोटे छोटे हाथों से चीरफाड़ करने लगी। वो गुर्राती हुई कह रही थी, वापस जाओ, तुम्हारा समय खत्म हो गया। रसोई की दीवार पर लगा बड़ा शीशा अचानक टूट गया और कांच के टुकड़े हमारे चारों ओर बिखर गए। सबने अपने हाथ बचाने की कोशिश की, पर छोटे छोटे कट हमारे हाथों पर लग ही गए। पिताजी ने गुड़िया को उठाकर उसे आग में डालने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी ताकत ने उनके हाथ को रोक दिया। उनके हाथ थरथराने लगे और उन पर किसी ने गहरे कट लगा दिए, जिससे खून निकलने लगा। पिताजी चीख पड़े, मुझे छोड़ो, और तब उनके हाथ छूटे। उसी समय मैं एकदम से चौंक पड़ा। अचानक मेरे शरीर को ठंडी हवा छूती हुई निकल गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि इतनी ठंडी हवा कहां से आई। अभी मैं संभल भी नहीं पाया था कि एकदम से शरीर को जलाती, झुलसाती हुई गर्म हवा ने परेशान कर डाला। पंडित जी ने जोर से मंत्र कहा, पर उसकी आवाज धीमी ही रही। बाबा अपने टोटके बदलते रहे, पर हर बार गुड़िया कुछ न कुछ तांडव कर ही रही थी। अगले कुछ घंटों में घर का माहौल और भी बदतर हो गया। माँ तो जैसे किसी सदमे में आ गई थी। वो बहुत डरी डरी से रहती थी। वो बार बार कहती, ये घर मेरा है, मेरे बच्चों का है। पिताजी अक्सर खामोश कोने में बैठकर बाहर की तरफ ताकते और अपने हाथ मोड़कर बैठ जाते, कहते कुछ नहीं। दादी बार बार गुड़िया को निहारती और कहती, इस मनहूस ने वस्तु रिश्तों को खा लिया है। सुनीता हर बार मेरे पास आती और मेरा हाथ पकड़ती और मुझे हिम्मत बंधाती। हमारे घर के हालात देखकर कुछ पड़ोसी हमें तसल्ली देने आए, लेकिन इस मामले में वे कर भी क्या कर सकते थे। उन्होंने हमें सलाह दी कि हम लोगों को पुलिस बुलानी चाहिए, पर क्या बताए पुलिस को। वे किस बात पर विश्वास करते। कोई भूरे रंग के दाग और किसी के मन के डर को कैसे समझ पाएगा। रात करीब आ गई थी। पंडित और बाबा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, हम टिकाऊ उपाय नहीं दे सकते, पर एक रास्ता है। तुम्हें उस स्रोत के पास जाकर सामना करना होगा जहां से ये गुड़िया भेजी गई थी, और हमें शक है कि ये स्रोत पास के ही किसी परिवार में है। पंडित ने धीरे से कहा, और तुम में से किसी को यह विश्वास नहीं होगा, पर यह काम अब सिर्फ घर के अंदर से हल नहीं हो सकता। पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। रात में जब सब सो रहे थे, मैं अलमारी के पास गया। गुड़िया टिमटिमा रही थी, लेकिन किसी ने देखा तो उसे बस एक छोटी मिट्टी की गुड़िया ही समझा। मैंने उसका चेहरा देखकर धीमे से कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सामने आओ। उसके छोटे छोटे होंठ नहीं थे, पर जैसे कुछ धीरे धीरे हवा में फुसफुसाया, जल्दी आना, और फिर खामोशी छा गई। मैंने सुनीता का हाथ थामा और बाहर जाकर बैठ गया। उसके साथ बैठकर मैंने ठान लिया, हम सुबह उठकर सामने खड़े होंगे। उस रात हम सबने जैसे तैसे नींद पूरी की। घर में हर कोई भारी मन से सोया, पर मन ही मन सब एक ही बात सोच रहे थे, कल सुबह हमें उस परिवार का सामना करना ही होगा जिनके लालच ने यह गुड़िया हमारे घर तक पहुंचा दी। सुबह का उजाला होते ही दादी ने तुलसी चौरे पर दिया जलाया और हमें बुलाया। उनकी आवाज भारी थी,
वे बोली, बेटा, आज का दिन आसान नहीं होगा। जो कुछ भी वहां देखोगे, सुनोगे, उस पर गुस्से में आकर कोई गलती मत करना। याद रखो, परिवार बचाना है। सुनीता मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जैसा भी सच निकले। उसकी आंखों में सच्चाई का विश्वास था, जिसे देखकर मेरा डर आधा हो गया। गांव में ये बात पहले ही फैल चुकी थी कि शर्मा परिवार यानी हमारा परिवार आज पाठक परिवार के घर जा रहा है। चौपाल पर बैठे लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। शायद गुड़िया वहीं भेजी गई थी। अरे, दुश्मनी तो जमीन की है, अब ये कौन सा नया खेल निकाला है? तभी लक्ष्मण चाचा आगे आए और बोले, मैं भी चलूंगा, अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। उनकी इस फिक्र को महसूस कर पिताजी खुश हो गए और उनके साथ चलने की हामी भर दी। और इस तरह हम सब, मैं, सुनीता, माँ, पिताजी, दादी, लक्ष्मण चाचा और पंडित जी पाठक परिवार की हवेली की तरफ निकल पड़े। पाठक परिवार की हवेली गांव के बीचों बीच एक बड़ी और पुरानी कोठी थी। ऊंची ऊंची दीवारें थीं, दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीर थी। पुरानी होते हुए भी कोठी शानदार थी। दरवाजा खटखटाने पर दुश्मन परिवार का मुखिया रघुनाथ पाठक बाहर आया। वो लंबे कद का व्यक्ति था। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में घमंड था। पीछे उसकी बीवी और उसके दोनों बेटे खड़े थे और सबसे पीछे लड़की कविता थी। कविता बहुत अच्छे नेचर की थी, जिससे मैं उससे इम्प्रेस्ड था। उसके माता पिता की निगाहें इतनी सख्त थीं कि वो कुछ बोल ही न पाई। पिताजी ने सीधे शब्दों में कहा, पाठक जी, हमें पता है ये गुड़िया आपके घर से आई है। आपने लड़ाई जमीन की लड़ी पर जीते नहीं। अब आपने जादू टोना कर हमारे घर की खुशियां छीनने की कोशिश की। पिताजी की बात सुनकर रघुनाथ पाठक हंस पड़ा और बोला, देख लो, हार मानने वाले और हमने कौन सी गुड़िया भेजी? ये तुम्हारी झूठी कहानी है। उसकी बात सुनकर पंडित जी को गुस्सा आने लगा। वो आगे आए और बोले, रघुनाथ, सच छिपता नहीं है। गुड़िया पर तुम्हारे घर की मिट्टी का असर है, हमें सब दिखता है। ये सुनकर माहौल और गर्म हो गया। सिंह परिवार के दोनों बेटे तल्ख लहजे में बोले, सबूत हैं तो दिखाओ। तभी अचानक कविता ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, गुड़िया हमारे घर से गई थी। उसकी मां ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे डांटा, चुप रहो तुम। पर कविता ने खुद को छुड़ाकर कहा, नहीं मां, सच बताना ही होगा। ये सब मैंने नहीं किया, ये पिताजी और चाचा ने किया था। उन्होंने पंडित बुलाकर ये गुड़िया बनाई और शर्मा परिवार को बर्बाद करने भेजी ताकि उनकी जमीन हमें मिल जाए। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। उस क्षण मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि सुनीता मेरी तरफ से न हट जाए, पर उसने वहीं खड़े होकर मेरी पीठ पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में बोली, ये लोग चाहे जितनी चालें चल लें, मैं अपने पति और इस परिवार के साथ हूं। लालच से रिश्ते नहीं बनते, सच्चाई से बनते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। रघुनाथ पाठक का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, कविता, तूने हमें धोखा दिया। तू इस लड़के का पक्ष ले रही है। कविता रोते हुए बोली, पिताजी, मैं प्यार छिपा सकती हूँ, पर सच नहीं। आपने गलत किया। गांव के लोग जो बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे, अब बड़बड़ाने लगे। इतने साल की दुश्मनी और अब ये खेल। शर्मा लोग तो सच्चे निकले। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ा और कहा, अब ये गुड़िया यही खत्म होगी। उन्होंने अपने साथ लाई। अग्नि में उस गुड़िया को डाल दिया। गुड़िया से धुएं की तीखी लपट उठी और जैसे ही वो राख बनी, चारों तरफ शांति हो गई। पंडित जी ने कहा, उसे तांत्रिक को भी ठिकाने लगाओ, वरना वो जिंदगी भर तुम्हारे लोगों के पीछे पड़ा रहेगा। वो जंगल में मिलेगा। तांत्रिक को ढूंढने हम 5 लोग निकले। मैं, पिताजी, सुनीता, बाबा और पंडित जी। बाकी लोग घर पर ही रहे। रास्ता गांव से होकर जंगल की ओर जाता था। खेतों में धूप थी, पर पेड़ों के नीचे अजीब सी ठंडक लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। पंडित जी ने धीरे से कहा, यह तांत्रिक दूर से ही अपनी परछाई छोड़ देता है। ध्यान रखना, डर को ताकत मत बनने देना। रास्ते भर चुप्पी रही। कभी कभी सिर्फ कुत्तों के भौंकने या कौवों की काम काम सुनाई देती थी। सुनीता मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। दीवारों पर झाड़ झंखाड़ उगाया था। अंदर से धूप बत्ती की गंध नहीं, बल्कि किसी जले हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। दरवाजे पर नींबू, मिर्च और काले धागे लटक रहे थे।
बाबा ने कहा, यही है। जैसे ही हम अंदर गए, हमें चौंकाने वाली चीज दिखी। फर्श पर कई टूटी फूटी गुड़िया पड़ी थी। कुछ के हाथ पांव तोड़े गए थे, कुछ के पेट पर चाकू के निशान थे, और बीच में एक बड़ी लोहे की हाड़ी थी जिसमें काला पानी खौल रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, आ ही गए तुम लोग। हमने पलट कर देखा, एक लंबा दुबला आदमी था। उसके चेहरे पर राख लगी हुई, गले में हड्डियों की माला थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें नींद नहीं बल्कि ज्वाला जल रही हो। पंडित जी ने फौरन मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तांत्रिक हंसा। ये सब मेरे सामने व्यर्थ हैं। तुम्हें लगता है कि गुड़िया सिर्फ खिलौना थी? वो तो बस मेरी आंख थी। तुम्हारे घर के हर कोने को देखती थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सुनीता कांपने लगी। तांत्रिक ने अपने हाथ उठाए उसी पल मंदिर की दीवारों पर टंगी टूटी गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। उनकी आंखें लाल चमकने लगी। एक एक करके वे जमीन से उठी और हमारी तरफ रेंगने लगी। बाबा ने मिट्टी में गोला बनाकर कर घेरा बना दिया और कहा, गोले के बाहर मत जाना। हम सब गोले के अंदर खड़े हो गए। गुड़िया गोल घेरे तक आकर रुक गई, पर उनकी आंखें हमें चीर रही थी। तांत्रिक फिर बोला, आज या तो तुम सब मरोगे या मेरी शक्ति और बढ़ेगी। पंडित जी ने जोर से शंख बजाया। उसकी आवाज से कुछ देर के लिए वातावरण कांप उठा, लेकिन तभी लोहे की हाड़ी का काला पानी अपने आप ऊपर उठने लगा और सांपों की तरह हवा में लहराने लगे। पहली बार सीधे तांत्रिक से कहा, तू जितनी भी ताकत लगा ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये घर हमारा है, संपत्ति हमारी है। उनकी आवाज गूंज गई। सुनीता ने मेरे कान में फुसफुसाया, देखो यही असली लड़ाई है। बाबा ने तुरंत एक नीला धागा निकाला और मेरी ओर फेंका। बोले, इससे बांधो उसे। मैंने कांपते हाथों से धागा पकड़ा और तांत्रिक की तरफ बढ़ा। गुड़िया चीखने लगी, मानो किसी ने उनके पेट पर वार कर दिया हो। तांत्रिक पीछे हटने लगा, पर उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मैंने मौका देखकर धागा उसके हाथों पर कस दिया। अचानक बिजली सी चमक हुई। उसके चेहरे पर डर पहली बार दिखा। वो चीख कर बोला, तुम सोचते हो ये खत्म हो गया? नहीं, मैं लौटूंगा। और अगली ही पल वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। हम लोग देखते ही रह गए। हवेली के आंगन में अचानक हल्की सी आंधी चली। लोगों ने महसूस किया कि हवा में बोझिलपन खत्म हो गया। दादी ने आंखें बंद कर दी और कहा, अब बंधन टूट गया। रघुनाथ पाठक और उसका परिवार शर्मिंदा खड़ा रहा। गांव के लोग सब देख चुके थे। पिताजी ने दृढ़ आवाज में कहा, हमने दुश्मनी नहीं चाही थी, पर अगर फिर कभी हमारे परिवार पर हाथ उठाने की कोशिश की तो पूरा गांव गवाह होगा। सुनीता ने मेरी तरफ देखकर धीमे से कहा, देखा, अब सब ठीक हो जाएगा। कविता आंसुओं में डूबी खड़ी रही। उसकी आंखों में अभी भी मेरे लिए वही पुराना अपनापन था, पर अब वो रास्ता बंद हो चुका था। सुनीता का साथ और मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ था। उस दिन के बाद हमारे घर से अजीब सी घटनाएं खत्म हो गईं। मोहित धीरे धीरे ठीक होने लगा। माँ फिर से रसोई में हंसने लगी और दादी रोज तुलसी चौरे पर दिया जलाती। गांव वालों ने भी देख लिया कि दुश्मनी का खेल कैसे पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल सकता है। और मैंने सिर्फ ये सीखा कि असली ताकत न मंत्रों में है, न गुड़ियों में, बल्कि उस विश्वास में है जो मेरी पत्नी ने हर कदम पर मुझे दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।